हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज। तो जिसमें हमारा पाठ नंबर 6 जो है एक कविता है जिसका नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर। तो देखिए स्टूडेंट, चंद्र गहना जो है वो है एक स्थान का नाम है, कोई जगह का नाम है। और लौटती बेर यानी कि लौटते समय, बेर का मतलब समय, यानी कि जो कवि है वो चंद्र गहना से वापस आ रहा, कहीं घूमने के लिए गया है, चंद्र गहना नामक स्थान उसने देखा है और वहां से लौटते समय की ये जो कविता है वो आज हम करेंगे। और कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। तो इनका उद्देश्य क्या रहा है? इस कविता को लिखने के पीछे उनका उद्देश्य रहा है कि ग्रामीण अंचल की प्राकृतिक छटा का वर्णन करना, यानी कि ग्रामीण एरिया में किस तरह की प्राकृतिक सुंदरता है उसका मनोहारी चित्रण इस कविता में किया है। चलो देखते हैं ये व्याख्या करके कि इसमें क्या क्या उन्होंने देखा है। वो एक एक वर्णन उन्होंने पूरे के पूरे गांव को बिल्कुल हमारे सामने खोल के रख दिया है। देखिए, कवि कहता है कि देख आया चंद्र गहना, देखता हूं दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कहता है कि मैं चंद्र गहना नामक स्थान में देख आया हूं और अब मैं अकेला इस खेत की, एक खेत है, एक खेत के अंदर मेड़, मेड़ का मतलब क्या होता है? बट, यानी कि जिसे क्यारियां बनाने के लिए अलग अलग बटें निकाली जाती हैं उसे मेड़ बोलते हैं। कहता है उस मेड़ पर मैं अकेला बैठा हूं और सारे के सारे दृश्य को अब मैं बड़े अच्छे से देख रहा हूं। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। कहता है कि जहां में मैं बैठा हूं वहां पर एक बीते, बीते का मतलब एक गिठ जिसे हम बोलते हैं यहां से लेके यहां तक, तो एक गिठ यानी कि एक बीते के बराबर एक हरा छोटा सा ठिगना चना, चने का पौधा खड़ा है, यानी कि चने के खेत में बैठा है वो। बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। कहता है कि उस छोटे से चने के पौधे पर एक फूल लगा हुआ है गुलाबी रंग का। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई किसान गुलाबी रंग का साफा बांध के अपने शीश पर, शीश का मतलब सिर पर छोटे से गुलाबी साफे से अपने सिर को ढक करके बांधे, यानी कि सिर को बांधे हुए खड़ा है और ऐसा लग रहा है कि वो दुल्हे के समान सजकर खड़ा है, दुल्हे के समान सज करके खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। कहता है उसी के पास में ही एक अलसी का पौधा भी बड़े हट से खड़ा है, यानी कि अलसी जो है वो क्या है? एक हठीली युवती की तरह है, युद्ध करके उसके साथ उग आई है। अलसी क्या होता है? एक ऐसा ही खरपतवार का पौधा होता है, घास का सा पौधा होता है जो चने के खेत के अंदर मतलब अपने धक्के से ही मतलब उग जाता है। देह की पतली कमर की लचीली। अब उस अलसी की विशेषता बताई जा रही है कि जो अलसी है उसके देह, देह का मतलब शरीर, उसका फिगर मतलब पतला है, कमर मतलब उसकी कमर भी क्या है? पतली है। नीले नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, अब उसका जो फूल है वो नीले रंग का है, वो सिर के ऊपर चढ़ा करके उसको वो बोलती है। क्या बोलती है? क्या कह रही है? जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। कहता है वो कह रही है कि जो कोई मेरे को प्यार से छू लेगा तो मैं उसे अपना हृदय मतलब दिल दे दूंगी, मैं उसे प्यार करने लगूंगी, अपने दिल का दान उसे कर दूंगी। अब तो क्या है, यहाँ पर एक युवती की तरह है, नव युवती की तरह है यहाँ पर अलसी। आगे देखिए पैरा नंबर 2 में क्या कहता है? और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सियानी। अब कवि क्या है? अब कवि को दूर खड़ी कहीं पर सरसों भी दिखाई दे रही है। कहते उसकी ना पूछो, सरसों तो क्या है? कद से बड़ी हो गई है। और सरसों की ना पूछो वो सियानी होगी, सियानी होगी का मतलब पूरी पक करके तैयार हो गई है, हाथ पीले कर लिए हैं, यानी कि उसके ऊपर पीले पीले फूल आ गए हैं सरसों के ऊपर। ब्याह मंडप में पधारी
अब ऐसे लग रहा है कि उसने हाथ पीले कर लिए हैं और बड़ी सियानी हो गई है और वो ब्याह मंडप में ब्याह करवाने, शादी करवाने के लिए पधार गई है। अब वहीं फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। अब जो है जो उस वक्त जब ये कविता लिखी गई है उस वक्त महीना चल रहा था फागुन का। तो फागुन जो महीना है ऐसे लगता है कि वो फाग के गीत गाता हुआ आ गया है। फाग क्या होता है? होली के दूसरे दिन रंगों से जो खेला जाता है वो त्योहार होता है, वो फाग होता है। तो फाग के गीत गाता हुआ जो फागुन मास आ गया है और देखता हूं मैं आज स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अब कवि कहता है कि मैं चारों तरफ ये देख रहा हूं कि पूरी की पूरी प्रकृति लहरा रही है। पूरी की पूरी प्रकृति में क्या है, पूरा ऐसे लग रहा है स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर अपने आप को ही क्या है, वर ढूंढने की होड़ लगी हुई है। और ऐसे लग रहा है प्रकृति का अनुराग, प्रकृति का जितना भी प्यार भरा जो आंचल है वो हिल रहा है इस विजन में। अब इस विजन में मतलब इस दृश्य में क्या क्या आता है कि दूर व्यापारी नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। अब देखिए यहाँ पे कवि ने अपनी पूरी आंतरिक अंतःकरण से पूरी बात कह दी है कि इस पूरे के पूरे दृश्य में ये दूर व्यापारिक नगर से, यानी कि नगरों से, बहुत बड़े बड़े जो नगर हैं, शहर हैं, शहरों से दूर ये प्रेम की जो भूमि है, यानी कि वो जो गांव की भूमि है वो कितनी उपजाऊ है, कितनी प्रेम भरी है। यहीं पर उसका क्या है, मन लग जाता है कि उस जो नगरों से, शहरों से ये जो गांव की जो धरती है वो कितनी मनोरम, कितनी प्यारी, कितनी सुंदर लग रही है। तीसरा पहरा देखिए, और पैरों के तले है एक पोखर, यानी कि गांव के बिल्कुल पास ही, यानी कि पैरों के तले का मतलब है गांव के बिल्कुल पास में ही एक पोखर है। पोखर का मतलब होता है तालाब, एक तालाब है और उसमें भी क्या है, जब हवाएं चलती हैं तो लहरियां उठ जाती हैं, लहरें उठती हैं उसमें। नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह भी लहरियां। और उस तालाब के अंदर स्वच्छ पानी है, उस स्वच्छ पानी में भूरी भूरी घास नीचे उगी हुई है तली में, और वो भी जब पानी हिलता है तो वो भी लहरें लेती हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चमकाता। अब उस तालाब के अंदर स्वच्छ पानी है और उसके अंदर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि एक चांदी का गोल खंबा सा खड़ा हो जाता है, जो आंखों के ऊपर पड़ता है तो आंखों को चमका देता है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। और कहता उसी पोखर के किनारे, तालाब के किनारे पत्थर रखे हुए हैं और वो पत्थर भी ऐसे लग रहा है कि चुपचाप वो पानी पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी। अब वो पानी इस तरह पी रहे हैं कि उनकी पता नहीं प्यास कब बुझेगी, वो पिए ही जा रहे हैं, पानी पिए ही जा रहे हैं। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। और वहीं पर क्या है, पानी के पास बगुले रहते ही हैं और बगुला जो कहता है कि वो चुपचाप खड़ा है, अपनी टांगों को उसमें डुबोए हुए खड़ा है। और जैसे ही एक कोई मछली ऊपर आती है तो अपनी ध्यान निद्रा त्याग देता है, क्योंकि वो ध्यान में खड़ा रहता है मछली को ताकने के लिए। जैसे ही मछली ऊपर आती है उसका ध्यान टूट जाता है, चपक से वो क्या है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है और चट से उस चोंच से उसको पकड़ लेता है और नीचे गले में डाल लेता है, यानी कि उस मछली को खा जाता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। अब कहता है कि एक काले माथे वाली एक चतुर चिड़िया होती है, वो ऊपर उड़ती रहती है और श्वेत पंख है उसके। जैसे ही उसको नीचे पानी के अंदर कोई मछली दिखाई देती है तो वह उस जल के हृदय पर, जल के दिल पर टूट पड़ती है और वो फटाक से उस मछली को, एक उजली चटुल मछली को चोंच पीली में दबाकर, यानी कि उस जो चिड़िया है, चिड़िया की चोंच क्या है, वो पीली है, उस पीली चोंच में वो फटाक से एक चटुल मछली को क्या है, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में और वो उसको उठा करके और गगन
में ले जाती है, यानी कि आकाशों में उड़ जाती है और दूर कहीं जा करके उसको आराम से खाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे इस चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के 3 पहरे हुए हैं। 2 पहरे हैं उस बोर्ड पे हमारे से लिखे नहीं गए हैं। तो अभी वो दो जो पैरे हैं उसके मैं अभी आपको व्याख्या करवा देता हूं और आप इतने इसको बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। धन्यवाद।